डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रहा इसमें? फैन चलाया तो कुछ ज्यादा इसमें आवाज का तो इशू नहीं आ रहा? ठीक है, चलें, ये भी ठीक है। कोई प्रीवियस क्लास से क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलें ठीक है, ये भी एवरेज में कर लेंगे। ये आज एवरेज में एक और टॉपिक थी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी करना है। फिर इसमें ये मल्टीपल वाले भी करेंगे। बिल्कुल, आज के टेस्ट में भी सवाल है, टेस्ट अभी क्लास के बाद होगा, तो उसमें भी एक क्वेश्चन है। तो यही मल्टीपल वाला जब मैं बना रहा था तो मैंने देखा, हालांकि ये कल हमने पढ़ा नहीं था। चलें आज इसे कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने बेसिकली जो है वो मेनली दो चीज़ें करनी है। एक हमने एवरेज को तो आगे लेके चलना है, और दूसरा हमने एक जनरल नॉलेज का टॉपिक करना है, सुपरलेटिव ऑफ द वर्ड। पहले इसको जो है वो स्टार्ट में करने लगा था, लेकिन फिर पहले मैथ कर लेते हैं फ्रेश माइंड के साथ, और फिर जो है वो हम इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारा टॉपिक हमने वैसे ही पढ़ा होता है, तो इसमें ऐसा इशू नहीं होता। चलें, इसमें फैसल मुझे याद करवाना है ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन, इसे सबसे पहले कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश को हम जो है वो पूरा सेशन साथ लेके चलेंगे, इसे हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये 20 नंबर का पोर्शन है और डाइवर्स पोर्शन है। हमें ये नहीं मालूम कि प्रेपोजिशन भी साथ आ जाएंगे, करेक्शन आ जाएगी, या इवन 10 नंबर के वो सिर्फ सेनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछ ले, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर वो सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ चला जाए, तो एक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। नहीं, कोई अलग से पास करना जरूरी नहीं है। ये पहले मिथ जरूर था, लेकिन जब से डीएमसी आना स्टार्ट हुई है, तो उन्होंने सेपरेटली मेल करके भी बताया है कि पहले ये मिथ जरूर था कि इसको सेपरेटली पास करना होता है, अदरवाइज जो है पेपर फेल होता है। तो अब ऐसा उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। बट जाहिर सी बात है, 20 नंबर है, इंपॉर्टेंट तो है, और मेरिट डेफिनेटली हाई होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम बैरन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बैरन ट्रिपल थ्री हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, ये इजीली गूगल पे आपको अवेलेबल है। सिर्फ 8 पेजेस हैं, इसके लिस्ट है पूरी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें, और यहाँ से हम जब एक बार डिस्कस कर लेंगे, एक वेक्टोरियल फॉर्म में देख लेंगे, तो उम्मीद है हमें याद रहेंगे, और आज वाले टेस्ट में जो कल हमने पढ़े थे वो सारे शामिल होंगे। एलिविएट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज वर्ड। इसे जब हम ऐसे लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, तो एक रिलीफ कम करना, और ये मेनली हम पॉवर्टी के साथ, ठीक है, रिड्यूस, रिलीफ किसी चीज को 80 प्लस बनता है। इसको हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को जो हमारी क्लास होगी वो नोट्स मेकिंग पे होगी, इसमें स्ट्रेटजीज पे होगी, इसके सोर्सेज पे होगी, वो सारी एक और कैरियर काउंसलिंग पे भी होगी। तो वो एक जेनेरिक हम क्लास रखेंगे, ओपन एंडेड हमारी वो क्लास होगी। तो उसमें ये सिंपल आप बैरन्स ट्रिपल थ्री हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड पीडीएफ, ये गूगल में आप सर्च करें तो ये उसी वक्त आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, मैं इसे ग्रुप में भी आज सेंड कर दूंगा, तो आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिलीफ, किसी चीज को कम करना, अबेट, ठीक है, लिसन। और पॉवर्टी, जैसे अक्सर ये हम वर्ड पॉवर्टी के साथ यूज करते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन, ट्राई टू एलिविएट पॉवर्टी। और बहुत इंपॉर्टेंट है अमलगमेट, कंबाइन, यूनाइट। जैसे रेल की पटड़ियां हैं, तो वो हमें मिलती हुई नजर आती है, किसी चीज का कंबाइन कर देना। और जस्ट 1 मिनट, ये मैं दोबारा इसे शेयर करता हूँ। चले, इसमें जो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डाइवर्ट और कन्वर्ज, मतलब आपस में मिल जाना, एक मिक्सचर बन जाना। एम्बिगुअस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनक्लियर, डाउटफुल, और डबल मीनिंग। जैसे ये पिक्चर देखे, तो इस पिक्चर में आपको क्या नजर आता है? इसमें मॉन्की भी नजर आता है, ट्री भी नजर आता है, कि एक एम्बिगुअस है। जैसे साइकोलॉजिस्ट के ये टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी के जितने भी होते हैं, डोबियस बिल्कुल। और एक इस तरह की चीज जो हम बिल्कुल क्लियर ना हो,
और वो एक कंफ्यूजन सी क्रिएट कर रही हो, तो एम्बिगुअस थिंग्स और एम्बिगुअस पॉलिसीज और ये चीजें जहाँ पे कोई चीज हमारे पास क्लियर कट मौजूद नहीं होती। एम्बिविलेंस, द स्टेट ऑफ हैविंग कॉन्ट्रोडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशनल एटीट्यूड, मतलब उसमें हम ऐसे हों कि हमारे पास डिफरेंट एटीट्यूड्स हो, इमोशनल एटीट्यूड, और ऐसी स्टेट में हो कि हम पता नहीं इसमें क्या रिएक्ट करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पर पिक्चर में देखें तो अब डिफरेंट है तो कोई भी इसमें हो सकता है। इमिलियोरेट, ये सेम पिक्चर इसमें लगाई है, बिल्कुल कंफ्यूज, बिल्कुल कोई इसमें क्लियर कट कोई वाज़ेह चीज ना हो। अच्छा, इसमें एक होता है इम्प्रूव और अगमेंट, ठीक है। अमलगमेट आपस में, जैसे वो कहते हैं अमलगमेशन, आपस में मिला देना, कंबाइन कर देना। एक ऐसी सिचुएशन का जो पहले बहुत वर्स हो, उस चीज का इम्प्रूव होना, मतलब एक सिचुएशन जो बहुत बुरी हो चुकी है, कोई कैटास्ट्रॉफी हो गई है, जैसे इकोनॉमी की बात करते हैं या डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एमिलियोरेटिंग, और ये हम ऐसे में प्रेसी में ये वर्ड यूज लाजमी होता है। तो इसमें ऐसी चीज जिसकी सिचुएशन वो तबाह हो चुकी है और अब वो दोबारा उभर रही है, जैसे मुस्लिम उम्मा की हम बात करते हैं कि हमने एक पूरा अरूज देखा, फिर हम जिवाल में चले गए और फिर फाइनली जो है वो अब उभर रहे हैं। तो इस हवाले से एनाक्रोनिज्म, ठीक है, बिल्कुल, समथिंग और समवन मिसप्लेस्ड इन टाइम, ऐसी चीज जो टाइम से हटके हो, जैसे ये कौन से प्रेसिडेंट हैं? नहीं, अनारकी और चीज है, ऐसी चीज जो मिसप्लेस्ड हो, टाइम से मिसप्लेस्ड हो, जैसे ये इनका नाम क्या है? अब्राहम लिंकन। ये बड़ा इसमें डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इनका नंबर कौन सा था? बिल्कुल, वालेकुम सलाम। 16, ये अभी रिसेंटली पेपर में आया है। और सबसे मेजर वर्क इन्होंने कौन सा किया था जो इनके नाम से है, इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की? एंटी स्लेवरी। तो स्लेवरी को इन्होंने अबॉलिश किया था, और जिन्होंने यूएस हिस्ट्री पढ़ी है तो उनको इसका ज्यादा आइडिया होगा। और ही वॉज असैसिनेटेड इन द ऑफिस। तो यूएसए के बहुत से प्रेसिडेंट हैं कि जो असैसिनेट हो गए ऑफिस में, ड्यूरिंग ऑफिस, तो ये भी असैसिनेट हुए थे। तो एंटी स्लेवरी के हवाले से इनका नाम है, उसकी अमेंडमेंट 16th प्रेसिडेंट थे, और ये इनका आ गया। नहीं, 1963 तो नहीं होगा, ये 18 समथिंग होगा। ये कंफर्म बता दें वैसे, चलो ये इसमें हो जाएगा। फर्स्ट असैसिनेटेड, ठीक हो गया। इसमें इसका साल बताएं, एंटी इन्होंने कब अबॉलिश की थी? 1800 समथिंग होगा, या 63 ही हो मे बी, इसी तरह से कोई होगा। 1861 एग्जैक्टली यही है, 1861 में। तो चीजों को रिलेट करें आगे पीछे इस तरह से। अब ये 64 इसमें कंफर्म बताएं अब कौन सा है, सर्च करके। ये फिर असल में क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा होता है या वैसे हम सुन रहे होते हैं, तो एग्जाम में बहुत करीब करीब आते हैं तो फिर गलती हो जाती है। एग्जैक्टली इसमें नवीद आप कंफर्म कर दें या वकास आप कंफर्म करके जो कंफर्म है वो बताएं। नहीं नहीं, 1963 में डेथ कैसे हो सकती है? 1865 में डेथ हुई है। और स्लेवरी को कब अबॉलिश किया? चलें, ये आप खुद ही कंफर्म कीजिएगा। डेथ का वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1974 तो पॉसिबल ही नहीं है, 100 साल पहले की बात करते हैं। ठीक है, 15 अप्रैल 1865 इसकी डेथ कंफर्म करें। और एंटी स्लेवरी, स्लेवरी इसने किस साल में अबॉलिश की इसको? अच्छा, इसमें एक और जो अभी बात हो रही थी, रूट वर्ड। एक हमारे पास है क्लास, जो मेनली टॉपिक है, 10 वर्ड्स हैं, हमें सिकरा, और उसके बाद मैथ है, एवरेज, और फिर सुपरलेटिव ऑफ द वर्ड। ठीक है, 13 अमेंडमेंट 1865। क्रोनोमीटर, क्रोनोलॉजी, क्रोनोफोबिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रूट वर्ड है, CHRON। इट इज रिलेटेड टू टाइम।
ठीक है, ठीक हो गया। चले, एनालॉगस कंपेयरेबल ऐसी चीजें जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, और डेथ और स्लेवरी में नोट्स में कंफर्म करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब्राहम लिंकन की डेथ और स्लेवरी आपने खुद कंफर्म करनी है, हम कोई फाइनल इस पे नहीं ले रहे। कंपेयरेबल दो एक जैसी चीजों को, जैसे अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो स्टेट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी को इससे कंपेयर करेंगे, ऐसी चीजें जिससे एनालॉजीज आती हैं। ठीक हो गया। स्लेवरी abolished in 1863 and he was assassinated in 1865। अनारकी बिल्कुल जो है वो absence of government और डिसऑर्डर, बिल्कुल इसमें ऐसी सिचुएशन जिसमें टोटली कोई लॉलेसनेस हो, कोई इसमें लॉ की इसमें ना लॉ एंड ऑर्डर मौजूद ना हो। जैसे इसमें हम बात अनारकी स्टेट है, स्टेट में अनारकी फैल रही है जब कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, तो absence ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, जैसे कोई मिलिट्री कू हो जाता है या इस तरह की कोई चीज आ जाती है, उस वजह से क्याटिक सिचुएशन ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टेट मशीनरी बिल्कुल अनामलस, अब नॉर्मल, इरेगुलर, कल हमने वर्ड पढ़ा था अबेरेंट। ठीक है, वो हमारे पास एक सेट स्टैंडर्ड है सोसाइटी के, उससे जो डिविएट करता है तो जाहिर सी पता है वो अबेरेंट होता है। और ये अब नॉर्मल, इरेगुलर, ये सेम सेंस देते हैं बट सेम इनके मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है। जो क्वीर, ये जेंडर में तो खैर बहुत पढ़ा जाता है। अजीबो गरीब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, ये वाला। और ये हमारे पास थे जो अबेरेंट भी इसमें कह सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास एंटीपैथी, अवर्शन, डिसलाइक, किसी को नापसंद करना, और ये सारी चीजें आती हैं। तो आज हमने सिर्फ 10 वर्ड इसके किए हैं, और ये 10 के 10 लफ्ज जो हैं ये बैरन के हैं, 11 से 20 तक। इंग्लिश को हम पूरे सेशन में स्किप नहीं करेंगे, इसको हम साथ लेके चलेंगे, चाहे हम 10 मिनट पढ़ें या 15 मिनट पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल रूट वर्ड से भी इसमें करेंगे, लेकिन इसमें फिर क्योंकि अगली क्लास थोड़ी लेंथी है तो फिर इसमें इसको स्किप कर रहे हैं। इसको हम लास्ट पे पढ़ेंगे जितना टाइम बचेगा। अब आते हैं हम मैथ पे। मैथ पे सबसे पहले जो है वो हम कर लेते हैं डिस्कस जो अभी क्वेश्चन था। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। इसका आंसर क्या था? एवरेज बतानी है पहले 99 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, सिर्फ सिंपल है तो हम एक इसमें जमा करते हैं और दो से डिवाइड, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये ओके है। ठीक है, अब इसी सवाल को मॉडिफाई करता है एग्जामिनर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 मल्टीपल ऑफ 5, वो भी रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। अब सवाल मॉडिफाई हुआ है, वो हमसे एक से नहीं पूछ रहा, वो हमसे 5 के मल्टीपल पूछ रहे हैं। मतलब 5, 10, 15, 20, 25 और आगे चलते जाते हैं। इस तरह का सवाल जब भी आए सिर्फ इस नंबर को बाहर निकाल, इसको आप साइड पे रखें, ये कॉमन चला जाएगा, बाकी 99 नेचुरल नंबर वही रह जाएंगे। जो भी जवाब आएगा वो इसके साथ मल्टीपल हो, 250। 297 कैसे चला गया? मल्टीपल ऑफ 4 होंगे तो यहाँ पे 4 बाहर चला जाएगा। और सेम केस, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको हम शॉर्ट लेवल पे आगे एक्सप्लेन कर। मैथ दो चीजों का नाम है, एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरी प्रैक्टिस।
बिल्कुल शॉर्ट लेवल पे हम कर रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, इनको सबको जमा करें तो 9 12 15, 15 डिवाइडेड बाय 5, आंसर हमारे पास आया 3। ये हमारे पास फार्मूले से है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, आदाद का मजमूआ बटा आदाद की तादाद, ये हमने एवरेज फाइंड कर ली। ठीक है, इनकरेक्ट होना नहीं चाहिए क्योंकि वहीं से ये लिंक कॉपी किया होगा। चलिए मैं इसे चेक कर लूंगा, फिर अब तो क्लास हो रही है। दूसरा हमारे पास है फार्मूला, ये नेचुरल नंबर है, 5 + 1 / 2, 6/2, जवाब 3, ये इसमें हमारे पास है। अब हम फाइंड कर रहे हैं मल्टीपल, 5 का मल्टीपल 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 45 60 70 75 डिवाइडेड बाय 5, और आंसर हमारे पास है 15। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है कि सिंपल अगर हम फार्मूले से कर रहे हैं, तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ये सिंपल फार्मूले से, अगर इसमें हम 5 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसका आंसर हमें वैसे जबानी आ जाएगा 3, तो 5 × 3 = 15, वही आंसर है। तो जब भी सवाल सिंपल वो कहे कि मल्टीपल बताना है, 3 का पूछे, 4 का पूछे, 10 का पूछे, 11 का, जो मर्जी वो पूछ ले, उसको जरा साइड पे रख लें, बाकी उनको नेचुरल नंबर कंसीडर करके जवाब निकालें, उससे मल्टीप्लाई करें। प्रैक्टिस करें 2 4 बार, अगर नहीं होंगे तो इनको दोबारा कर लें। ठीक है, चलें इसमें हम नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सा एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास रोमन नंबर्स का, अक्सर इम्तिहान में आ जाता है। ये पेपर के ही क्वेश्चन है, तो 1 से 20 तक तो हम वैसे ही लिख रहे होते हैं आमतौर पे। अब ये क्या लिखा हुआ है, दिस वन फॉर दिस वन, ये हमारे पास है 4, अगर इस पे हो जाता है, लेफ्ट पे हो जाता है तो माइनस हो जाता है, राइट पे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब हमसे वो अक्सर पूछता है 100 का, 50 का, 500 का, 1000 का, चार मेनली वो पूछता है। सिंपल आपने याद रखना है कि माई डेयर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंटेंसली। रोमन नंबर के लिए सिंपल याद रख लें कि ये आसान सही है, जैसे वो क्रियासिटी किल्ड द कैट, वो वाला है। तो माई डियर कैट, मेरी जो प्यारी बिल्ली है, लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंटेंसिटी, इसको लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 5 10 50 100 500 और 1000। अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, इनके नोट्स बनाएं, 1 2 बार इसको लिख लेंगे तो ये कहीं नहीं भूलेंगे। जब भी वो पूछेगा, या फिर दूसरी चीज वो पूछ लेगा कि हमें, जैसे ये लिखा हुआ है दिस वन, एक्स और सी, लेफ्ट पे यूज कर रहे हैं तो ये माइनस हो रहा है। अब हमें सी का पता होना लाजमी है। ठीक है, तो इसमें देख लें कि इसमें कैट में है। ठीक है, इसमें ये कोई और इसमें बना ले, तो जरूरी नहीं है ये इसमें हो, कि आप इसमें अगर कोई और वर्ड आपसे बनता है, एम, आप इसको लिख लें एक बार। अब ये वाला कैट वाला भी ना लिख, आप सिंपली MDCLXVI इसको लिख लें, या आप बिल्कुल इसको आप फॉरवर्ड लेके चलना चाह रहे हैं, जो आपसे वर्ड बनता है वो आप वर्ड बता। तो ये जरूरी नहीं होते निमोनिक्स, हम निमोनिक्स अगर याद कर लें फिर उससे बेहतर हम वही चीजें याद कर लें। तो निमोनिक्स हमेशा अपना बनाया करें। ठीक है, तो कहीं एग्जाम में ये आ जाए तो सिंपल आपने इसको देखना है, तो इसको हम बाद में भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वैसे एक गो थ्रू करना था।
चलें जी, अब ये हमने कल यहाँ पे एंड किया था और आज हमने मेनली दो क्वेश्चन कर, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं करता, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जाता जिसमें कैलकुलेटर जरूरत हो। ठीक है, दिस वन सी इक्वल टू 100, तो ये 10 इसमें से माइनस हो जाएगा। और अगर यही चीज जो है यहाँ पे लिख दी जाती सी और एक्स, तो राइट साइड पे तो 10 इसमें ऐड हो जाएगा, बिल्कुल लेफ्ट पे माइनस हो जाएगा और राइट पे जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 110 और ये हो गया ये। दो चार बार लिख के प्रैक्टिस कर लें, तो पेज नंबर कहीं चीज को लिख रहे हैं तो आप जरा रोमन में लिख के देखिए। दो तीन इसमें दो तीन बार ही प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, फिर ये चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन इनको रेपिटेशन पे रखना पड़ता है, इसके बगैर तो कोई आसरा नहीं। कल हमने इसे एंड किया था यहाँ पे, नेचुरल नंबर जो है वो हमने, इसका क्या जवाब था? एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर। क्या आंसर आएगा इसमें हमारे पास? 16। ठीक है, ये 99 है तो 50 हो जाएगा, 1000 है तो 500.5 हो जाएगा, 50 है तो 25.5 हो जाएगा। तो ये सिंपल इसमें आ गए दिस वन। और अगर हम यहाँ पे साथ इवन भी ऐड कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर क्या होगा? इवन की बात कर रहे हैं, जुफ्त तादाद। बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, सीएसएस वालों को आज रेस्ट करना चाहिए, 12 पेपर दे के आए हैं। ठीक है, 32, 99 है तो 100, 1000 है तो 1001 और 50 है तो 51। और अगर ऑड होंगे तो वही सारा हमारे पास आंसर है। इसमें आई थिंक सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें वो कहता है कि आपने सम फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 इसको जमा करके बताएं ये टोटल जमा इसका कितना होता है। अब वो एवरेज की बात नहीं कर रहा, अब हमसे वो एवरेज नहीं पूछ रहा, वो सिंपल हमसे पूछ रहे हैं कि मुझे इसका सम बता। हालांकि देखने में ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, एवरेज वाला जो है वो लगता है कि लेंथी होगा, बट करने में यही लेंथी है। एवरेज का क्या फार्मूला हमारे पास होता है? समेशन एक्स ओवर एन, यही फार्मूला है। एग्जैक्टली अपलोड होगा इसमें। सम ऑफ 31 नेचुरल नंबर, सम बताना है हमने, इनको ऐड करके बताना है। इसकी एवरेज कितनी है ये अभी बताइए आपने। सीएसएस के आखिरी पेपर के बाद वैसे भी बड़ा दिल करता है पढ़ने का, बंदे का थका भी होता है बंदा और फिर भी दिल बड़ा करता है। 16, 16 को हमने मल्टीप्लाई करना है 31 से, हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज अगर आपको, अगर ये वाला आपको आता है एवरेज, ठीक है, माशाल्लाह, चलिए बहुत बेस्ट विशेस आपके लिए। तो जो इसमें हमारे पास नंबर मौजूद है सिर्फ उससे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर कितने, और ये एफपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है, एडी के पेपर में आ चुका है, इंस्पेक्टर के पेपर में आ चुका है, ये सारे पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें सिंपल हमें एवरेज मालूम होनी चाहिए, जो एवरेज हमने डिफाइन की है इससे मल्टीप्लाई कर। इसकी एवरेज 50 है तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो जो भी हमारे पास आंसर होगा, और ये हर पेपर में आता है, तो जो भी इसमें आएंगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल क्यों किया? ठीक है, चलें जरा इसको हम जरा और रिवर्स लेके जाते हैं। इसमें जहां कंफ्यूजन हो रही हो तो इसमें परेशान ना हुआ करें, मैं रिवाइज कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें आपके पास रकम लिखी हुई है, ये सवाल आपके पास इसमें है वर्डिंग में। एवरेज
7 नेचुरल नंबर। ये हम कर चुके हैं। जवाब क्या आएगा? 7 नंबर है, नेचुरल है। सिंपल आंसर बताएं मुझे, इसमें कहीं कैलकुलेटर की जरूरत है सच नहीं। 7 में 1 जमा करना है, 2 से डिवाइड करना है। 4 4 है इसकी एवरेज। अब सवाल उसने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब ये एवरेज हमारे पास है 4, इसे हम जरा साइड पे कर देते हैं। उसने कहा है कि इन सबको सम करके बताएं, इन सबको जमा करें, मुझे जवाब बताएं कि कितना होता है। कोई एवरेज फाइंड करने का वो नहीं कह रहा। जमा करें जरा इनको, 3 3 6 10 15 21 और 7 28। ये तो इजीली ये 7 तक हो रहा है, लेकिन अगर वो बढ़ा देता है, नंबर 50 कर देता है, 100 कर देता है, फिर मसला है। अब हम क्या करते हैं? अब हम यूज करते हैं फार्मूला, एवरेज इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। एन हमारे पास है 7, एवरेज हमारे पास है 4, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो एवरेज हम वैसे ही जबानी निकाल रहे हैं, नंबर उसने खुद दे दिया है, मल्टीप्लाई हमने करना है और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे आए, इसकी एवरेज है 16, इसका सम बताना है, इसको ऐड करके बताना है। तो 16 जरा 31, इसकी एवरेज है हमारे पास 50, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है इससे। और सेम केस दिस वन, दोनों के साथ एक ही केस होगा। और ये सारे जरा इनको प्रैक्टिस करना है, जहां कहीं इशू हो कल इसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में, स्पेशली जब हम इसको फार्मूले से करना चाहें। तो फार्मूले से भी इसको हल करेंगे जो आगे वाला करने लगे हैं, और वैसे भी करेंगे। अब कुछ चीजें मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि किस तरह से हमें एग्जाम में डॉज किया जाता है, स्पेशली मैथ। इसकी एवरेज फाइंड करें, 10 15 20 25 30, ठीक है। ये 50 हो गए, 75 हो गए, 90 और 100 डिवाइडेड बाय 5 20। इसमें किसी को इशू है? 5 कॉमन ले लें। 5 कॉमन लेंगे तो फिर ये 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ जाएगा 5। चलो ये उसमें लंबा हो जाएगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये एक और चीज है, इसमें अगर किसी को इशू है इस सवाल में कि 10 15 20 25 30 की एवरेज फाइंड कर, ये सबको क्लियर है? इसको क्लैरिफाई करें, किसी को कोई इशू नहीं है इसमें? ये क्वेश्चन तो इसमें हो गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आया है? दिस वन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें जरा। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। कौन से नंबर होंगे? 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूं, मैं डाइसेक्ट करके कर रहा हूं। यही क्वेश्चन मैंने डाइसेक्ट करके बताया। यहां पर देखें, 6 के बाद हमारे पास आएगा 10 15 20 25 30। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं है वो? अब ये क्वेश्चन हमें आता है, ये क्वेश्चन मुश्किल है। स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करें, स्टेटमेंट को तोड़ें, उसमें देखें कि बेसिकली वो कर क्या रहा है हमारे साथ। इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? सिर्फ पूछने का अंदाज डिफरेंस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चले इसकी एवरेज फाइंड करें। 76 65 82, ये कोई कैलकुलेटर पे जरा जमा करके बता दें इसमें कितने हो रहे हैं, वैसे ही हो जाएगा। 11 13 25 और 21 22 23 31 375, यही आ रहा है। देखें जरा, 7 और 5 75। इसकी एवरेज फाइंड करना मुश्किल है, मतलब सिंपल जमा ही करना है, जमा करके हमने 5 से डिवाइड करना है। इस सवाल में किसी को इशू? ओके है ये क्वेश्चन? अच्छा,
चलिए मैं इसके बाद वो लास्ट वाला रिपीट कर, तो बल्कि सारे रिपीट कर दूंगा मैं एक बार। एग्जामिनर ने ये सवाल कैसे पूछा? सरफराज साहब, अब हमें क्या लेना देना है पेपर में, सरफराज साहब जो भी हैं, सरफराज साहब ने ऑब्टेन कर लिया 76 नंबर, 65 नंबर, 82, 67, 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वट इज हिज एवरेज मार्क्स, या वट आर हिज एवरेज मार्क्स, आर हो गया, ठीक है, वट आर हिज एवरेज मार्क्स, क्या आंसर होगा इसमें? नन ऑफ दीज। हमने अभी फाइंड किया है कि 75। मैं सिंपल इतनी बात समझाना चाह रहा हूँ कि सवाल जो होते हैं ये हमेशा और एक तो इस पोर्शन को करना इम्तिहान में लास्ट पे है, सबसे आखिर पे यही पोर्शन करना है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता करते हुए और टाइम गुजर जाता है। ये क्वेश्चन है 76, 65, 82, 67, 85, इसकी एवरेज फाइंड करनी है। यहाँ पे जो मर्जी नाम लिखा हुआ है हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, जो मर्जी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमने सिर्फ पॉइंट आउट करने हैं, ये नंबर है, 5 नंबर अलग से कर लें, 5 नंबर की एवरेज जो है वो सिंपल फाइंड कर लें। इसमें कोई कंफ्यूजन? चले, ये टेस्ट में पता चलेगा कितने समझ आए हैं। चलें नेक्स्ट, इसकी एवरेज फाइंड करनी है 23, 29, 31, 37, 41। आ जाए जी, इस पे जमा करें इसको, ये 60 हो जाएगा, 70, 80, 83, 90, 120, 161 डिवाइडेड बाय 5, 4 और 2.5, यही आंसर आएगा, 42.5। मतलब 23, 29, 31, 37, 41 को एवरेज कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, साथ साथ करते जाएं, जरा इसको देखें। हाँ 32, ठीक है, 42 नहीं है, 32 है, 32.5। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? मैं अगर ये सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? एग्जाम में कैसा पूछा था? एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 20। ये सवाल डाइसेक्ट किए हुए हैं। इम्तिहान में ये सवाल आया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से? मुफरिद आदाद, जिनके दो ही डिवाइजर होते हैं, एक वो खुद होता है और एक 1 होता है। तो 20 से बड़ा कौन सा होगा? 23 होगा पहला, फिर 29 होगा, फिर 31 होगा, और फिर उसके बाद 37 और फिर 41। ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर अलग हो गए तो फिर सवाल का तो मसला ही हल ही इसमें हो गया। ये सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई इसमें खुद से ऐड मैं नहीं कर रहा अभी कि हम कोई अलग से करना शुरू कर दें। पहले एक बार हम सिनेरियो देख लें तो फिर वो चीजें भी हो जाएंगी। इसमें कोई कंफ्यूजन? और ये पहली बार है आई थिंक सो जो तादाद थी वो रिटेन है मैथ के क्लास में, वरना तो बड़ी डाउन हो जाती है। चलें, एक और इसमें कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। बाज औकात वो हमें देता है एवरेज फाइंड करने के लिए 343, 339, 342, 341, 340, बस इतना ही कर लें। इसकी एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे? 4 या 5 नंबर लिखे हुए, इनकी एवरेज कैसे फाइंड करें? सबसे पहले हमने इसको तरतीब देना है। अगर हमें लग रहा है 340, 41, 39, 42 और 43 एक ही सीक्वेंस में है, 340, 341, नहीं जी बिल्कुल भी हमने डिवाइड नहीं करना, एक ही सीक्वेंस में है, ये इनकी एवरेज। फाइंड करें जरा जमा करके। सिंपली मीन है इसका, बिल्कुल।
देखें करेक्ट है, 341 जवाब आ रहा है इसका। ये मेनली ऑड के लिए है, इवन के लिए हम बाद में करें, नंबर हो लेकिन ऑड में। ठीक है, 341.4 कैसे चला गया? नहीं फैसल, इसमें कोई आप देखें जरा, ये 43 है, 45 नहीं। आपने आई थिंक यहाँ पे 45 लिखा होगा। ठीक है फैसल, अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन। अब इसमें दो चीजें समझानी, 5 6 7 8 9 एवरेज क्या होगी? 7, दरमियान वाला मिड वाला। 6 7 8 9 10 एवरेज क्या होगी? मिड वाला, दरमियान में जो आ रहा है। हेयर 9 एंड देन 12। ये आप खुद वेरीफाई कर दीजिएगा, स्लाइड आपके पास हो। हम बेसिकली सवाल एक और करने लगे। इस रकम और इस रकम में क्या फर्क है? इसमें पहला 5 है, इसमें पहला 10, इसमें पहला 6 है, इसमें दूसरा ये 11 है, इसमें 7 है, इसमें 12 है। कितने का डिफरेंस है दरमियान में? हर अदद के दरमियान कितना डिफरेंस है? 9 और 40। नहीं नहीं, इसमें 5 और 10, इसमें कितना डिफरेंस है? ठीक है, 5 का डिफरेंस है। इसी रकम को इसके साथ कंपेयर करें, 5 7 6 8 7 9 8 10, अब इनका डिफरेंस कितना है? 2 का, और इसका डिफरेंस है 1। यहां तक क्लियर है कि फर्क नजर आ रहा है कि इसमें इतना फर्क आ रहा है और हर नंबर में फर्क आ रहा है। इसकी एवरेज क्या है? अगर हम इसकी एवरेज फाइंड करें, बिल्कुल पहले वाले 5 6 7 8 9, जमा करके जमा करनी है फाइंड, जमा करके कर लें, डायरेक्टली करनी है तो हमारे पास जमा करके भी कर लें। ये हो गया 1735 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर हमारे पास आया 7। इसकी एवरेज कितनी है? 8। इसकी एवरेज कितनी है? 9। और इसकी एवरेज है 12। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक अदद है और उसकी एक एवरेज हमने निकाल ली है और उसमें हमने सेम क्वांटिटी जमा की है हर नंबर में, अगर इसमें एक 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 सब में जमा कर दिया तो एवरेज भी एक बढ़ गई है। इसमें दो दो जमा कर दिया है तो दो बढ़ गया है। 5 5 जमा कर दिया तो एवरेज का डिफरेंस भी कितना हो गया? 5 है। 5 का एग्जामिनर के क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23। 10 नंबर की एवरेज 23 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? अब बताएं कि इसमें कहीं कैलकुलेटर की जरूरत है कि 10 नंबर हमारे पास मौजूद है, 10 नंबर की एवरेज जो है वो 23 है। 23, ठीक है। रिवर्सल पे मैं फिर बताता हूँ एक बार, यहां से देख, 5 नंबर हैं, इस चीज को समझ जाएंगे तो फिर वो सारे ही हो जाएंगे आगे। 5 नंबर हैं, उनकी एवरेज 7 है, वो खुद बता रहा है। अब हर नंबर में आप 5 ऐड कर दें तो वो कहते हैं अब एवरेज क्या होगी? ये इसमें हमारे पास तादाद हो जाएगी और एवरेज हो गई 12। सिंपल, 5 जमा हो गया। 10 नंबर हैं, एवरेज है 23, हर नंबर 4 नंबर से बढ़ गया तो एवरेज हो गई 27, 4 बढ़ गई। अगला सवाल देखें, ये सारे ओरिजिनल एग्जाम के। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 36। 12 बच्चे हैं क्लास में, उनके एवरेज मार्क्स 36 हैं। इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल्ड, सबके डबल कर दिए, न्यू एवरेज कितनी होगी? ये 36 था, इसमें और 36 जमा हो गए हैं, 72। एवरेज भी डबल हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन? या इसमें आपको लगता है कि इसमें कोई कैलकुलेटर हमें यूज करना है या हमने कोई कैलकुलेशन करनी है? कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट देखें, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 75 नंबर
इज कैलकुलेटेड, इट इज 35। 75 नंबर थे, उनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, इट इज 35। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन द मीन ऑफ न्यू नंबर इज, अब क्या आंसर होगा? पहले जो एवरेज है वो हमारे पास 35 है, हर नंबर 5 5 5 5 बढ़ गया तो सिंपली 40 हो जाएगा। अब बताएं कि कहाँ कैलकुलेटर हमने चाहिए और कहाँ हमने चीजें लेके चलनी है। जहां कहीं कंफ्यूजन हो इसको एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां कंफ्यूजन हो इसको हम क्लियर कर लेंगे। चलें, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट और करना है और फिर हमने जाना है, अल्लाह भला करे, जनरल नॉलेज। मैं रिवाइज कर देता हूँ जो हमने आज किए, फिर उसके बाद एक आगे है। आज जो है वो हमने मैथ का जो है रोमन नंबर्स को देखा है। इसमें आपने सिंपल एक चार्ट बनाना है, MDCLXVI। कैट वाला याद करना चाहे तो उससे याद कर लें, और अगर वैसे आप अपना बनाना चाहे तो इसको अपना बना लें। सबसे पहले हमने देखा था सम फाइंड करना। सम फाइंड करने के लिए हमें एवरेज पता होना जरूरी है, जो हमने कल पढ़ा था। एवरेज हमने बिल्कुल इजीली फाइंड करनी है। नेचुरल नंबर है तो सिंपल 2 से डिवाइड करना है, एक प्लस करना है, इवन नंबर का एक बढ़ा के लिखना है, और ऑड नंबर वही का वही, जो भी उसने लिखा है वही उसका आंसर है, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो उसने पूछा हुआ है सम के हवाले से। सम ऑफ 31 नेचुरल नंबर है तो एवरेज हमारे पास 16 है, तो 16 ज़रब 32। यहाँ पर 50 एवरेज है तो 50 ज़रब 99, ये है 500.5, तो ज़रब इसी के साथ हो जाएगा। इसी तरह से ऑड और एवरेज का। दूसरा हमने देखा है इनके मल्टीपल। ये जैसे ये सवाल हैं तो इम्तिहान में जितने भी सवाल आए होते हैं वो बिल्कुल डाइसेक्ट हो जाते हैं, इंतहाई लोअर लेवल पे आ जाते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज का उस पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम में। इसको जब हमने डिवाइड किया कि 6 और 34 के दरमियान कौन से डिविजिबल हैं, तो इनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। फिर हमारे पास सिंपल कोई हमें लेना देना नहीं है किसके नंबर आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं। हमने सिर्फ अपने नंबर पिक आउट करने हैं, नंबर पिक करके उनको ऐड करना है और हमने उनको कर देना है, अल्लाह भला करे, उनकी एवरेज। और इसी तरह से प्राइम नंबर है तो उनका हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते कौन से हैं। और दूसरा हमने कॉन्सेप्ट देखा, ऑड का फार्मूला आप कौन सा कह रहे हैं? जस्ट लाइक दिस, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल ऑड नंबर्स, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का है आपने। जवाब क्या होगा इसका? एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल ऑड नंबर्स, इसका जवाब वही होगा जो इसने दिया होगा। ये 70 लिख दे जवाब 70 हो जाएगा, ये 100 लिख दे जवाब 100 हो जाएगा। इसको वेरीफाई कर लें, छोटे छोटे अदाद लेके वेरीफाई कर लिया करें। 1 3 5 7 9, 5 नंबर इसने दिए, इनको ऐड करें 16 21 और 25 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर है 5। तो 1 2 3 4 5, ये 5 ही थे। सम ऑफ 50, चलिए ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये वैसे पिछले इंस्पेक्टर और IB और FI ये सब पेपरों में आया हुआ है ये वाला सवाल, ये 60 वाला भी 50 वाला भी। अब हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, इनकी एवरेज कितनी होगी? अरे इनकी एवरेज कितनी होगी? सिंपल एवरेज, हम सम की बात नहीं कर रहे, एवरेज है इनकी 51 मल्टीप्लाइड बाय 50। जीरो को जीरो रखें, 5 जो भी हमारे पास एवरेज है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो उसने पूछा है 2550, ये हमारे पास आंसर। और अगर यहीं पे ही जो है वो ऑड कर दे तो 50 ज़रब 50, तो 2500 हमारे पास आंसर है। ठीक है, ऑड का। ठीक हो गया, चलें जी, ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे था, ये सारे इसमें हो गए जो हमने, अगर उसने सिंपल इंक्रीज किया हुआ है
एक उसने हमें नंबर बता दिया, इतने नंबर है, उनकी एवरेज इतनी है, और हर नंबर इतना बढ़ गया, जितना वो बढ़ा एवरेज भी उतनी बढ़ जाएगी। ये 36 है तो डबल हुआ है तो 72 हो जाएगा, ये 35 है तो 5 + 40 हो जाएगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अक्सर ये भी आता है इसमें। द एवरेज ऑफ 5 नेचुरल कंसेक्टिव नंबर इज 11। 5 कंसेक्टिव नंबर है, उनकी एवरेज जो है वो 11 है। एक सवाल वो पूछता है लार्जेस्ट नंबर बताएं, इनमें लार्जेस्ट कौन सा है। दूसरा सवाल वो पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताएं, इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है इन 5 में। अब हमें नहीं पता कि 5 कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्वेश्चन देखे हैं पहले, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए होंगे इस तरह के, कि कंसेक्टिव नंबर है उनकी एवरेज इतनी है, तो इसमें आपने बताना। सबसे पहले हम करते हैं बच्चों वाले तरीके से, फार्मूले से। इसका फार्मूला सिंपल ये होता है, ये अब इसमें ना कीजिएगा कि जब वो एक्स वाली बात शुरू हो तो आपके पास ये सवाल ऊपर से चला गया। हम कहते हैं जी एक्स एक नंबर था, x+1 दूसरा नंबर है, x+2 तीसरा नंबर है, x+3 और +x+4 डिवाइडेड बाय 5, और इनकी एवरेज आ गई 11। ठीक है, एग्जैक्टली ये हमारे पास फार्मूला है। 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से ये डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एक्स अलग चले गए, और 7 8 9 10 ये अलग चले गए। तो 5x+10 इज इक्वल टू 55, और 5x इज इक्वल टू 55 -10, एंड 10 हो गया, x इज इक्वल टू 45/5। आंसर हमारे पास आ गया 9। तो एक अदद है हमारे पास 9, दूसरा x+1 10, तीसरा x+2 11, x+3 12, और ये हो गया x+4 14। ठीक है, और डिफरेंस 4 का है इसमें बिल्कुल। अब इसमें स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास 9 है, लार्जेस्ट हमारे पास 14 है, और डिफरेंस जो है वो 14 -9। दिस वन लार्जेस्ट नंबर 13, स्मॉलेस्ट जो है, डिफरेंस आपस में इनको माइनस करें। 13 - 9, बड़े को बड़े में से छोटा निकाल दूं तो कितना का डिफरेंस है, और ये हो गया 9 और ये हो गया 4। चलें खैर, ये फार्मूले वाली बात है, हम इस तरफ नहीं जा रहे। ये इम्तिहान में जब भी पूछेगा आपको हमेशा ऑड नंबर की तादाद मोस्टली, रेयरली अगर कहीं आ जाएगा, लेकिन आएगा मुश्किल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब वो बात कर रहा हो कि एवरेज ऑफ जितने भी नंबर, उसने कहा है जी कंसेक्टिव नंबर है, ये वर्ड उसने यूज कर, जितने उसने बताए आप लाइनें लगा 5 बताए, और जो उसने नंबर बताया इसको दरमियान में लिख, 12 और 13, 10 और 9। यही हमने फाइंड किए थे, 9 10 11 12 13, इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगा के हमने ये फाइंड किया था। मैं अगेन इसे रिपीट कर रहा हूँ, इसके आगे हमने 5 6 क्वेश्चन करते हैं। एवरेज ऑफ 5 नेचुरल कंसेक्टिव नंबर 11। सिंपल 5 नंबर पूछे हैं, 5 लाइनें लगा दें, दरमियान में आ गया 11, जो भी उसने पूछे उसे दरमियान में रखना, बिल्कुल बीट में। 12 और 13 और 10 और 9, ये रिवर्स में चले जाएगा, ये फॉरवर्ड में चलेगा। चलें आगे आए। अब इसमें सिंपल वही है, लार्जेस्ट है हमारे पास 9, और ये चलें फिर इस पे आगे आ। नेक्स्ट हमारे पास है दिस वन। द एवरेज ऑफ 7 नेचुरल नंबर इज कंसेक्टिव नंबर इज 23। 7 नंबर है, एवरेज है उनकी 23। वही बताना है लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, डिफरेंस। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लाइनें लगाई। 1 2 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें, 23 24 25 26
और ये 22, 21 और 20। अब लार्जेस्ट ढूंढना मुश्किल है, स्मॉलेस्ट ढूंढना मुश्किल है, या उसका डिफरेंस। डिफरेंस पे बाद में भी बात करते हैं। तो लार्जेस्ट हमारे पास हो गया 26, स्मॉलेस्ट हमारे पास हो गया 20 और डिफरेंस हो गया 26, 29, 30, 6। ठीक है। द एवरेज ऑफ 9 नेचुरल कंसेक्टिव नंबर्स हैं और उनकी एवरेज है 50। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये दरमियान में आ गया 50, 51, 52, 53 और 54, 49, 48, 47, 46। अब बताएं इसमें जो लार्जेस्ट है दैट इज 54, 46 और डिफरेंस हमारे पास हो गया। ये आई थिंक तो सेम है। चलें इसका इसका आगे करते हैं। इसमें वो आगे वो इसको भी कर रहे हैं और इसके आगे यही दोनों सवाल हैं इवन और ऑड के। ठीक है। अब आ जाएं जी जरा ट्रिक पे। इससे मजीद एक और ट्रिक भी है और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूँ मैथ जब भी एग्जाम में दी जाती है तो ऐसे दी जाती है कि उसका कोई ना कोई कुलिया जरूर होता है। ठीक है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगर 6 कंसेक्युटिव नेचुरल नंबर 11 हो, वो फिर फार्मूले से ही करना पड़ता है, फिर वो उसमें मीडियन वाला चला जाता है और अमूमी तौर पे एग्जाम में वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं इम्तिहान वाला क्वेश्चन देखता हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन इसमें। हम्म, हम्म। अच्छा ये वाला है जो अक्सर एग्जाम में पूछा है, वो पूछता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसका आंसर क्या आया था? ये था 9, 10, 11, 12, 13। आंसर कितना था इसका? 4। इसका आंसर कितना आ रहा है इसमें? 6। जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, इसमें 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, 7 नंबर्स है, यहाँ पर 9 नंबर्स हैं। तो 54 माइनस 46 आया था, तो 8 का डिफरेंस था। और यहाँ पर ये वही सवाल था रिपीटेड। मैं फार्मूले वाला एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक बात यहाँ करना चाह रहा हूँ, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का, ये उस सूरत में होता है जब टाइम बिल्कुल एंड हो गया हो, तो तुक्के भी बड़े वाइजली मारने हैं। एवरेज ऑफ 5 नेचुरल कंसेक्टिव नंबर 11, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस इससे एक कम होगा, 4 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर 7 पूछे हैं तो 6 का डिफरेंस है, एक नंबर कम हो रहा है। डिफरेंस ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, नेचुरल हो कंसेक्टिव हो, ये थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंस है, इसमें करते हैं। अब आते हैं, हम एक बार दोबारा फार्मूले से कर देता हूँ या ऑड इवन वाला कर देता हूँ। जो इवन वाला क्वेश्चन था अगर आ जाता है खुदा ना खास्ता कभी एग्जाम में, एवरेज ऑफ 6 नेचुरल कंसेक्टिव नंबर इज 11, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, अब बढ़ते जा रहे हैं, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5। ये आखिरी नंबर हो गया डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 11। तो ये 66 हो गया। बाकी आप 6x और 10 और 5 15 इस तरह से आया था। तो 6x 49 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास हमेशा डेसिमल में आएगा। ये फार्मूले वाला होता है। अगर इस तरह से करना, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, ये जमा कर लें, जितने उसने नंबर दिए डिवाइड कर दें और इससे कर लें। लेकिन ये बहुत रेयर है कि कभी भी ये इवन वाला नंबर हमें यहाँ पे दे, ये हमेशा ऑड में ही रखेगा। और ये मेनली बुक्स में भी ऑड में ही होता है, तो इसमें कोई इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब हमारे पास आता है एक और सवाल।
अब गौर से देखना है, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन हम करने लगे हैं क्योंकि हमने जीके भी करना है। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर ऑड, अब इसमें चेंज क्या हुआ है, ताक नंबर है बट कंसेक्यूटिव है, उनका 61। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर? पहले तरीका हमारे पास वही है, 5 नंबर है, 5 लाइनें लगा दो, बट ये 61 है। 61 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा? ये सारे ऑड है। 61 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा हमारे पास? 63, 65, इससे पहले जो होगा दैट इज 59 और 57। ठीक है, और डिफरेंस फाइंड करना है तो 65 माइनस 51 इज इक्वल टू ये 57 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर है उनकी एवरेज जो है वो, इसमें जो है वो एवरेज भी इसकी जो है वो 50 आएगी, तो इसमें ये इवन ही रहेगा इसमें। तो 50, 52, 54, 48 और 46, और डिफरेंस इसका भी जो है वो 8 का ही आएगा। यहाँ पर इतनी बात याद रखनी है, इवन और ऑड में हमेशा वो डिफरेंस पूछेगा कि इन दोनों नंबरों के दरमियान डिफरेंस कितना है। जितने नंबर भी उसने दिए हुए हैं, एक हमने माइनस करके लिखना होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मिक्सअप ना करें, इसी तक रहें, इसको जो है वो कल हम दोबारा कर लेंगे। तो यहाँ तक जो प्रीवियस तक समझ आया है, इसमें इवन और ऑड, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल हम दोबारा कर लेंगे, तो ये ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। चलें एक सवाल और, चलें ये भी इसमें हम नहीं करते, बस एक सवाल और इसमें कर लेते हैं जो थोड़ा इनसे हट के है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी, और फिर हम इसमें जो है वो जनरल नॉलेज की तरफ जाते हैं। द सम ऑफ 5 नंबर इज 655। अब ये ओरिजिनल एग्जाम की क्वेश्चन है, 5 नंबर की जो एवरेज है, सम है, वो 655 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज, इवन वाला दोबारा इसमें करेंगे, फसल इसमें फिर मिक्सअप हो जाएगा। इसमें 2 नंबर की एवरेज इतनी है, और थर्ड नंबर जो है वो ये वाला है, और आपने लास्ट 2 की करनी है। ये से आप असाइनमेंट के तौर पे लें, इसको आप खुद से सॉल्व करें। रात के 3 बजे टेम्परेचर इतना था, दोपहर को इतना हो गया, इसको भी आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको हम कल दोबारा करेंगे इसको। और ये वाला सवाल, ये स्लाइड ही मैं पूरी सेंड कर दूंगा, तो इनको आप कोशिश करें एक बार कि, एक्चुअली व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है डिस्कशन ग्रुप, फिर उसमें बहुत इरेलीवेंसी हो जाती है, इसलिए चैट क्लोज की हुई है, बट इसे आप ट्राई करें, और आप कोशिश करें कि जो जो सवाल आपसे हो रहे हैं आप उनको भी करें, जो अगर कहीं इशू आ रहा है तो वो भी मुझे सेंड करने इसमें हो जाएंगे, तो इसलिए वो सारी चैट क्लोज की हुई है। तो आज हम जरा जस्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा, फिर हम जनरल नॉलेज की तरफ जाते हैं। पहले हमने 10 वर्ड की हैं। एलिविएट जो है वो, चैट क्लोज ही रहेगी, चैट हमेशा से ही क्लोज है, पहले से ही क्लोज है, चैट तो ओपन इसमें होगी ही नहीं। एलिविएट मतलब कम करना, किसी चीज का रिलीफ देना। अमलगमेशन कंबाइन करना, यूनाइट करना। एम्बिगुअस अनक्लियर, जिसमें कोई क्लैरिटी ना हो, डाउटफुल हो, डूबियस हो, ये इसमें है। एम्बिवलेंस कंफ्यूजन, एक कंफ्यूज माइंड, जिसमें कोई इसमें कॉन्ट्रोडिक्टरी, उसमें कंफ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स आ रहे हो। इमिलियोरेट, किसी चीज की सिचुएशन का इंप्रूव होना। देन एनाक्रोनिज्म जो है वो टाइम के हवाले से मिसप्लेस, जैसे अगर कोई कह दे जी मुझे कल कायदे आजम का मैसेज आए, या चलो ये तो इसमें ज्यादा इसमें ओवर हो जाएगा, या कायदे आजम ने ब्रिटिश इंडिया को ईमेल सेंड की, तो जाहिर सी मतलब वो टाइम में तो था ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं था ये चीजें। एनालॉजस कंपेरेबल बट सेम इसमें होनी चाहिए ये चीजें। और अनार्की, अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, गवर्निंग बॉडी एटमोस्ट जो है वो हमारे पास, ये इसमें जो चीजें होती हैं। और अनोमलस, एबनॉर्मल और इरेगुलर बिहेवियर इसमें हमारे पास आ गए। इरेगुलर जो बिल्कुल हटके हो, और एंटीपैथी, अवर्जन, डिसलाइक, नफरत करना, ये। और फिर हमने इसमें ये देखी, और फिर हमारे पास था एवरेज।
यहाँ पे जस्ट 30 सेकेंड का जो है वो हम ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पी लूँ, और फिर इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अल्लाह भला करे जनरल नॉलेज की तरफ। और उसमें हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अब सारा ज़ाहिर सी बात है हम कंप्लीट नहीं करेंगे, और उसमें एक करेक्शन भी है जो प्रीवियस सेशन से हैं, तो उनके लिए एक करेक्शन भी हो जाएगी। और इसमें हमने आज करने हैं सुपरलेटिव। अच्छा, सुपरलेटिव की जहां तक बात है तो सुपरलेटिव हमारे पास जो ऐसी चीजें हैं जो लार्जेस्ट हैं, स्मॉलेस्ट हैं, फास्टेस्ट, इस तरह की जितनी भी चीजें, जैसे डिग्री इसमें हमारे होती है सुपरलेटिव की डिग्री, तो इस तरह की चीजें अक्सर इम्तिहान का हिस्सा होती हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो रहा हो, इवन ये इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। चलें, इसमें जो लार्जेस्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? ये जरा एक्टिव रहा करें, ये बताते रहा करें साथ साथ। सबसे लार्जेस्ट जो है दैट इज एशिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका। स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारे पास? ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड स्मॉलेस्ट जो इससे बड़ा हो? यूरोप, फिर इससे अंटार्कटिका। और फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में से बड़ा कौन है? ठीक है। नॉर्थ और फिर साउथ। इसको आपने अल्फाबेटिकली याद रखना है। एन पहले आता है तो तीसरे नंबर पे नॉर्थ है, एस बाद में है तो चौथे नंबर पे साउथ है, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे हमारे पास यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें भूलना नहीं चाहिए, स्पेशली तीसरे नंबर वाला, यही एक कंफ्यूज करता है, बाकी तो याद हो जाते हैं नॉर्थ और साउथ। इसको आप अल्फाबेटिकली याद कर लें, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो वो बड़ा है, और जो अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है तो वो छोटा है। क्लियर हो गया ये? ये क्लियर है कॉन्सेप्ट इसका? ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेफिनेटली चाइना की है। सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया। ठीक है। तो और पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू यूएनओ जो रिसेंटली इसमें आई है, तो अब इसका नंबर हो गया 5। पहले हम 6 थे, अब 5 पे आ गए। चलें, लार्जेस्ट टेरिटरी, हमने ब्राजील को क्रॉस किया, बिल्कुल ब्राजील। रशिया। सबसे जो बड़ा, आप इसको स्टेट कह लें, पहले यूएसएसआर था, फिर ये 15 स्टेट में डिवाइड हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे पास रशिया है। इंटर कॉन्टिनेंटल ये स्टेट है। इंटर कॉन्टिनेंटल कौन सी भी जो दो कॉन्टिनेंट में लाई करेगी, एक जो है वो, नहीं नहीं, फोर्थ पे अभी हम नहीं आए। तुर्की, इजिप्ट, इस तरह के जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो ये यूरोप में भी मौजूद है मेनली, और एशिया में भी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है हॉलीसी, आल्सो कॉल्ड वेटिकन सिटी, या वेटिकन सिटी आल्सो कॉल्ड हॉलीसी। द स्मॉलेस्ट स्टेट, ऑलमोस्ट 800-900 के करीब इसकी आबादी है, और यहाँ पर जो है वो पोप रिजाइड करते हैं, और ये टोटली सराउंडेड है इटली में। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलेस्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक कौन सी होती है स्टेट? आप, हम अक्सर पढ़ते हैं पाकिस्तान का पहला 1956 में नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक स्टेट कौन सी होगी? जहां पर इलेक्शंस होंगे, जहां पर कोई एक गवर्नमेंट आएगी, जहां पे जो है वो डेमोक्रेसी होगी, वहां पे इलेक्शन और इस तरह से चलेंगे, तो इट इज नारो। तो ये इसमें वेटिकन नहीं है। लेकिन जब भी ये सवाल आएगा तो वेटिकन सिटी साथ ही आएगा। तो रिपब्लिक और स्मॉलेस्ट स्टेट में फर्क है। तो ये इसमें आपने याद रखना। और बिल्कुल रूल बाय पब्लिक। और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है +900 मिलियन जो है वॉट्स हैं। ठीक है। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मौजूद हो और उसके थ्रू उसको गवर्न किया जा रहा हो। ये इसमें आ गया। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज कौन सी है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये स्कैंडिनेवियन स्टेट मेनली जो हमारी जो है वो नहीं, इसमें ब्रिटेन इसमें सक्सेसफुल में आप नहीं कह सकते। इंडिया का बताया 900 मिलियन प्लस वोटर्स, एक्टिव वोटर्स हैं इसके। इसकी वजह से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर इसके पास है। और चाइना में क्योंकि ऐसा इलेक्शन नहीं होते, सिंगल पार्टी रूल है। द लार्जेस्ट कंट्री विद कोस्टल लैंड, कनाडा। और मेनली ये कोस्टल लाइन शेयर करता है। और लार्जेस्ट बॉर्डर भी शेयर करता है, लैंड बॉर्डर विद सिंगल स्टेट, यूएसए। इसका लैंड बॉर्डर भी है। और फिर जस्ट लाइक उसमें देखें कौन सी इनकी है फॉल, नियाग्रा फॉल। ये इनके बॉर्डर पे मौजूद है। इसमें फिर इनकी 5 ग्रेट लेक्स हैं वो मौजूद है। लॉन्गेस्ट रिवर और उसके बाद लार्जेस्ट रिवर, ये इस तरह से पूछ रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बड़ा सोच समझ के सवाल करना है जब भी पेपर में आए। सेकंड लार्जेस्ट रिवर। नहीं, मिसिसिपी पे कहाँ चले गए? मैं इसमें बताता हूँ। इसमें ये सवाल मैंने पूछा कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है दुनिया का? सेकंड लार्जेस्ट, amazon इज द लार्जेस्ट रिवर। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट है नाइल। सिंपल। नहीं नहीं, वो एशिया का है वो और आप आगे चले गए। सिंपल, ये एक रिवर है। इसको हम कहते हैं कि ये रिवर है नाइल। और ये हम कहते हैं कि ये रिवर है amazon। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये देखने में आपको लेंथी नजर आ रहा है। इट इज लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्ग मतलब लेंथ इसकी ज्यादा है। और amazon में जो है वो वाटर कैपेसिटी ज्यादा है। लार्जेस्ट, लार्ज मतलब इसमें पानी की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। यंगजी जो रिवर है ये एशिया का बड़ा रिवर है। तो पहला जो है लॉन्गेस्ट, दैट इज नाइल। और लार्जेस्ट जो है वो amazon। ठीक है। और ठीक हो गया, 6,770 किलोमीटर और 6,480 किलोमीटर। तो ये दोनों रिवर्स में पूछ रहे, तो रिवर्स में ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड लॉन्गेस्ट। तो अमेजोन सेकंड लॉन्गेस्ट हो जाएगा और लार्जेस्ट में नंबर 1 पे। और नाइल लॉन्गेस्ट में नंबर 1 पे और लार्जेस्ट में नंबर 2 पे चला जाएगा। इसको मजीद इसको देखिएगा एक बार, ताकि ये फिर एग्जाम में कोई इसमें ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड है। और ये एंडोथर्म कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड, फ्लाइटलेस भी है। और इसके साथ केवी फ्लाइटलेस है, पेंगुइन। ये गर्म जिस्म वाले जो है वो इसमें जो है, इनमें कैटेगरीज जो है वो एवरीडे साइंस में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो एंडोथर्म, ये अक्सर ये सवाल आता है तो इसलिए मैंने इसको साथ ही लिख दिया था कि ताकि अगर अगर वो मिस भी हो जाए तो अगर आ जाए। अच्छा, ये वाला जो है ये कैंसिल हो गया। इसकी मैं बात कर रहा था, ये लास्ट, इसलिए मैंने इसको आज चेंज नहीं किया कि लास्ट सेशन में जब मैंने इसे पढ़ाया था तो ये इंडियन स्विफ्ट जो था
फास्टेस्ट, तो ये अब फास्टेस्ट नहीं रहा, तो अब इसमें है पेरेग्रिन फॉल्कन, और इसे जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है, और ये जो है इस वक्त फास्टेस्ट बर्ड है। बट एग्जाम में अभी भी यही आ रहा है, अगर इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन अगर कहीं भी आता है तो इसको इंशाल्लाह हम रिपोर्ट करेंगे। ये पिछले साल वैसे आया नहीं, इस क्वेश्चन को हम रिपोर्ट करेंगे ताकि जो है वो ठीक कर दे। ये हमारे पास जो है वो स्टैटिक नॉलेज जिसको हम कहते हैं, इसमें ये चीजें चेंज बहुत रेयर होती हैं। फास्टेस्ट एनिमल जो है वो चीता, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल, मैंने वही बता रहा हूँ कि ये फॉल्कन जो है ये चेंज इसमें 2017-18 में हुआ है, लेकिन हम अभी वो इंडियन स्विफ्ट पे ही चल रहे थे। 200 किलोमीटर पर आवर तक ये स्पीड अचीव कर सकता है, बस जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, लेकिन अचीव तो करता है, जाहिर सी बात है। तो ये हमारे पास फास्टेस्ट है। स्लोएस्ट स्नेल, ये सबसे स्लो जो है वो चलता है। जिराफ है तो ये टॉलेस्ट, ये बड़े आसान से हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट, ये हमारे पास है। तो इन सबको जो है वो एक बार आप देखें, जो चीजें इसमें हैं करने वाली, तो ये एक बार देखने वाली है। इसकी इनकी पिक्चर भी जो है वो साथ ऐड कर दी है। लॉन्गेस्ट जंप, लैंड ऑफ कैंगरू कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। एक और सवाल आता है, एनिमल विद पॉकेट। ठीक है, तो वो भी कैंगरू ही है। तो इस तरह के सवाल जो है जो मिलते जुलते आ रहे हो तो उनको भी लाजमी देखें। अल्बाट्रॉस ये लॉन्गेस्ट सी बर्ड है, और इसके विंग का जो स्प्रेड है वो सबसे ज्यादा, इवन मीटर्स में ये चला जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो देखें। ये अभी रिसेंटली ये सीएसएस के पेपर में आया था। हाइट 828 मीटर, या 9.8 मीटर टिल टिप। ठीक है, और अभी ये खलीफा साहब की भी जो है वो बात हो गई है। तो ये इसमें दोनों याद होनी चाहिए, इसकी हाइट भी कितनी है और टिल टिप कितनी है। और ये ओपन कब किया गया था? इसकी डेट भी, ये 1 जनवरी है या 2 जनवरी है? इसकी एग्जैक्ट डेट देखें जरा। ये जनवरी में हुआ था ओपन। एग्जैक्ट इसकी डेट क्या है ओपनिंग की? जनवरी। डेट इसकी यकम है या दो, इस तरह से कोई डेट होगी। 1 जनवरी 2010। मतलब इसके ऊपर जो एक वो एक एंटीना सा लगाया हुआ है, जो एक इसमें लगाया गया है, 4 जनवरी है। इसमें कंफर्म करें जरा, इसमें मुझे लग रहा था यकम है। 4 जनवरी। चलो, बस जनवरी 2010 तो मुझे याद था, बट डेट मुझे नहीं याद थी। नेक्स्ट, रॉक्सी सैनमा न्यूयॉर्क का, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, हालांकि हमारा सैनमा से कोई ताल्लुक नहीं होता। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड। लाइफ अंडर वाटर, जो लाइफ के जो है वो पानी के अंदर जो लाइफ मौजूद है, और ये रीफ वगैरह ये सारी चीजें इसमें हैं। और नेक्स्ट इसमें जैसे इसमें सहारा डेजर्ट है लार्जेस्ट, और ये मेनली जो है वो अफ्रीका में मौजूद है। और हिच क्रॉस सहारा, एक सबक भी हमने पढ़ा था। और अभी रिसेंटली यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ है। रेयर कोई इवेंट इसके किसी हिस्से में जो है वो, तो हिस्ट्री में कहते हैं चंद बार ही हुआ है, तो इस साल भी जो है यहाँ पे जो है बर्फबारी हुई है। सुंदरबंस डेल्टा, जब भी कोई दरिया है तो सिंपल वो अपना डेल्टा बनाता है, और यहाँ पर हमारा जैसे रन ऑफ कच्छ का इशू है सिंध के डेल्टा पे, तो ये सुंदरबन ये लार्जेस्ट है हमारे पास दुनिया में। महाभारता लॉन्गेस्ट एपिक, जो एक पोइम है इसमें। तो नेक्स्ट इसमें ये मैं सेंड कर दूंगा फाइल, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। एक ये है कैस्पियन सी, इट इज द लार्जेस्ट साल वाटर लेक। इट इज नॉट सी, इसको नाम हमने सी दी, और किसको हमने नाम दिया हुआ है सी का, बट है वो लेक। नहीं, मुसद्दस से हाल ही नहीं है, महाभारत डेड सी, एरल सी, इस तरह से। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे जिनको जो लेक्स हैं, लेकिन हमने उनको नाम दिया हुआ है।
लेक टिटिका का ये हाईएस्ट इसमें है। एक दो इसमें और इसमें चीजें थी जो करने वाली थी। ये बाकी इसमें आप देखिएगा। एक ये इसमें है बिग बैन। बाज औक़ात वो पूछता है लार्जेस्ट क्लॉक, बुक्स में लिखा हुआ है इसको, लेकिन ये कोई लार्जेस्ट क्लॉक नहीं है। बस इसका यही है कि क्लॉक ऑन द यूके पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट पे लगाई गई है। कैस्पियन सी बहुत इंपॉर्टेंट। और इंपीरियल पैलेस चाइना का, ये ऑलमोस्ट सारे वो लिए हुए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत रेयर हैं जो एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड किए हों, कि फिर वो ये बात हो जाती है कि लुक बिजी डू नथिंग पे हम चीजें करते जाएं जो आ रही हो ना आ रही हो। तो मेनली पहले उन चीजों को कवर कर लें कि जो जैसे ये है अंकोर वट, ये अभी रिसेंटली आया था, लार्जेस्ट टेम्पल टेम्पल कम्युनिटी है टोटली कंबोडिया में। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक बार देख लें तो इनको आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो चीजें इस तरह से हो रही हैं। और हाईएस्ट पीक और ये एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आपने देखनी है एक बार, इसमें कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, एक और इसमें है लोएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पॉइंट। ठीक है। यूके पार्लियामेंट की रेजिडेंस, अच्छा ये, अच्छा मैंने कहा उसकी हाइट पूछी हुई है, लेकिन उसकी हाइट नहीं है। बस ये देख लें, बस अजीब सी है इसमें। तो लोएस्ट पॉइंट जो है ये अर्थ के ऊपर मौजूद है, जमीन के ऊपर मौजूद है। ये देखें यहाँ पर इस पे लगाया गया है कि लोएस्ट पॉइंट 398 मीटर, और अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 400 ले। और जो डीपेस्ट पॉइंट है ये अंडर सी वाटर। तो ये मरियाना ट्रंच या चैलेंजर डीप इसको कहते हैं, और 10,991 मीटर आई थिंक। इसको भी रिवाइज किया गया है। फिर उसके बाद लापाज है, हाईएस्ट कैपिटल कौन सा है, वेंचुअन हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, द साल्ट एंजल फॉल, इसको साल्टो इसमें नाम भी पड़े, सिर्फ एंजल फॉल। एक इसकी हाइट फीट में, ये भी पेपर में आ चुकी है जो अभी बात कर रहे थे आप, 3212 फीट, या इसको मीटर में 979 मीटर। ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम में आ चुकी हैं। और हाईएस्ट वाटरफॉल है वेनेजुएला में लोकेटेड है। ये एक एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली इससे कौन सी हमारी इसमें एबिलिटी मैयर होती है कि जिसकी हम जाएं और हाइट नाप के हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा। स्विस कैनाल काफी इंपॉर्टेंट इसमें रहता है, बाल्टिक वाइट सी स्टेट बिजिएस्ट कनाल है। तो ये बाकी चीजें आपने खुद देख लेनी, ये काफी लंबा चौड़ा इसमें चीजें मैंने ऐड कर दी हैं। और साथ साथ पिक्चर भी ऐड कर दी है ताकि जो चीजें हैं वो एक बार विजुअलाइज हो जाएं, वो आप इसको देख लें। तो फिर मेरे ख्याल में जरा लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको याद रखें। जैसे ये किम्बरली बहुत बार पढ़ा था, लेकिन जब देखा तो जब इसकी शेप देखी और इसका स्ट्रक्चर देखा तो ये इजी हो जाता है चीज़ों को याद याद रखना। और वैसे भी हम विजुअल जो एबिलिटीज होती हैं इससे हम ज़्यादा सीखते हैं। ये भी रिसेंटली कांग्रेस लाइब्रेरी का भी आया हुआ था, कुतुब मीनार फ्री स्टैंडिंग दिल्ली, जिसको पाकिस्तान फेयर में पढ़ेंगे। और क्या कुछ हुआ, कहाँ पे किसके मज़ार पे ये मौजूद है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, बट कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के मज़ार पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, लेकिन मज़ार जो है वो कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी का है, जो चिश्तिया सिलसिला के दूसरे बड़े बुजुर्ग हैं। तो ये बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि नाम उसका भी कुतुबुद्दीन था, नाम मीनार का भी नाम कुतुब मीनार रखा, लेकिन उसने अपने नाम पे नहीं रखा था, ये उन बुजुर्ग के नाम पे रखा था जो चिश्तिया सिलसिला के दूसरे बड़े बुजुर्ग हैं। पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, और फिर जो है वो अल्लाह भला करे बाबा फरीद। ठीक है। और इसके तीन चार स्टेजेस आते हैं फिर इसमें। येलोस्टोन पार्क ये काफी इसमें आता है, इसमें गीजर है, इसमें येलोस्टोन रिवर है, और ये भी इसी में ही मौजूद है। इस तरह की चीजें, अरेबियन पेनिनसुला, तो ये ज्योग्राफिकल टर्म भी इसमें आ जाती हैं। और ये सारे फिर जो है वो आपने देख लेने हैं। लास्ट से देख लेते हैं कि इस पे क्या चीजें इसमें है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम बात करते हैं,
तो ये सारे, ये मैं फाइल पूरी सेंड कर दूंगा इसमें। ये अक्सर सवाल आता है कि लार्जेस्ट इन कैट फैमिली कौन सा एनिमल है? लायन। जो शेर है ये लार्जेस्ट है कैट फैमिली में। तो इनको जो है वो आपने खुद एक बार देखना है, इनका टेस्ट जो होगा तो वो जाहिर सी बात है सबका ही होगा, तो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें आप खुद से इसमें करें, ठीक है। आर्किपेलागो जो है कलेक्शन ऑफ आइलैंड, मैं दिखा देता हूँ लास्ट पे, आखिरी सवाल था आई थिंक सो। कलेक्शन ऑफ आइलैंड, सिंपल छोटे छोटे, ऑलमोस्ट 17,000 प्लस आइलैंड है इंडोनेशिया में। द लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिक स्टेट जो है हमारे पास, इसमें कलेक्शन से बनती है क्लस्टर, बिल्कुल क्लस्टर ऑफ आइलैंड, कलेक्शन ऑफ आइलैंड। तो ये हमारे पास है। यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं आज का टॉपिक। इसमें अब आपके क्वेश्चन हैं तो कोई वो मुझे बता दें, और फिर हम इसको जो है वो एंड करेंगे। और टेस्ट मैं अभी सेंड करता हूँ, इसको लाजमी आपने करें, और रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। तो इसमें हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।